हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी ऑनलाइन क्लास में। और आज हम पढ़ेंगे मोज़ले स्मिथ, जॉर्ज गोबान और लुसिंगटन के बारे में। तो तीनों कमिश्नर हैं ये, ठीक है। इससे पहले हमने ट्रेल के बारे में पढ़ लिया था। तो मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप नोट्स प्रॉपरली लिखते रहें और याद भी करें, ठीक है। लिखने ही लिखने से कुछ नहीं होगा, याद भी करना ज़रूरी है। और उत्तराखंड के साथ साथ आप अदर सब्जेक्ट की भी तैयारी करते रहें, ठीक है। अदर सब्जेक्ट के लिए मैंने आपको बता दिया, केवल एक लुसेंट पढ़ लीजिए आप अच्छे से, बहुत है। और लुसेंट के पीछे का जो पार्ट होता है ना, विविध वाला पार्ट, इस पर भी विशेष फोकस रखें आप। जैसे भारत में प्रथम कौन है, विश्व में प्रथम कौन है, भारत रत्न के बारे में, या खेल संबंधी जो भी प्रश्न हैं, खेलों में जो शब्द होते हैं, ठीक है, उनसे संबंधित प्रश्न आ जाते हैं। और जो विश्व के प्रमुख संगठन हैं, जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है और कई ऐसे संगठन हैं, सब ल्यूसेंट में पीछे दिया हुआ है। तो विविध वाले पार्ट पर भी फोकस रखें। और ल्यूसेंट की एक ऑप्शनल बुक आती है, उसे भी ले लीजिए। और थ्योरी वाली बुक भी पढ़िए और ऑप्शनल वाली बुक भी पढ़िए। तो आप अच्छे से तैयारी करते रहिए, केवल उत्तराखंड के अंदर ही घुस के मत रहिएगा। इतनी मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, ठीक है। यही आपके लिए बेहतर होगा। तो चलिए आज हम बात करते हैं मोज़ले स्मिथ के बारे में। इससे पहले हमने ट्रेल के बारे में पढ़ा था कि ट्रेल को पहला कार्यवाहक कमिश्नर बनाया गया था, लेकिन कुछ किताबों में कार्यवाहक कमिश्नर मोज़ले स्मिथ को भी लिखा गया है। तो इस प्रकार के प्रश्न वैसे तो ना के बराबर चांस है कि एग्जाम में आएंगे, और आ भी गए तो दो ऑप्शन आपको एक साथ नहीं दिखने वाले, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, मोज़ले स्मिथ या ट्रेल को आप मान के चलेंगे। अब बात करते हैं जॉर्ज गोबान की, ठीक है। तो जॉर्ज गोबान 1836 से 1838 तक कुमाऊं के कमिश्नर रहे। और इनके टाइम पीरियड पे ऐसी कोई घटना नहीं हुई कि हमें इतना याद रखना है इनके बारे में कुछ। तो 1836 में बस एक ही घटना याद रखनी है कि गोबान ने दास विक्रय पर प्रतिबंध लगाया। बस एक ही फैक्ट है जॉर्ज गोबान से संबंधित। 1837 में क्या होता है, जॉर्ज गोबान अच्छा काम नहीं करते हैं। बताया जाता है कि जॉर्ज गोबान व्यवहार कुशल नहीं थे, अनुभव नहीं था इन्हें शासन चलाने का। 1837 में जब बर्ड साहब को कुमाऊं की शासन पद्धति की जांच के लिए भेजा गया, तो इन्होंने बहुत ही ज़्यादा आलोचना करी गोबान की, और बोला कि इनको तो कुछ अनुभव ही नहीं है। और साथ ही साथ बर्ड साहब ने क्या किया, ट्रेल के शासनकाल की भी आलोचना करी। तो बर्ड का पूरा नाम क्या है, रॉबर्ट मार्टिन्स बर्ड। आएगा नहीं एग्जाम में, बस खाली जानकारी के लिए बता दिया आपको। तो बर्ड साहब ने क्या किया, 37 में निंदा करी गोबान की और ट्रेल की। इसके बाद क्या होता है, 1838 में गोबान को अनुभवहीन व व्यवहार कुशल ना होने के कारण पद से हटा दिया जाता है। बोला जाता है कि भैया आपको ना अनुभव है और ना ही आपका व्यवहार अच्छा है, तो आपको क्या कर रहे हैं, पद से हटा रहे हैं। और 1838 में गोबान को कमिश्नर के पद से हटा दिया गया। और इसके बाद जो अगले कमिश्नर आए वो हैं जॉर्ज लुसिंगटन। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, जॉर्ज टॉमस लुसिंगटन पूरा नाम है इनका। तो आज हम इन्हीं पर चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। अब जॉर्ज टॉमस लुसिंगटन को कमिश्नर बना दिया गया है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे कब बनाया गया, 30 नवंबर 1838 को जॉर्ज लुसिंगटन को कमिश्नर बना दिया गया। पूरा जो इलाका है कुमाऊं का, वो किसके पास आ गया, लुसिंगटन के पास आ गया, और यहाँ के कमिश्नर बन चुके हैं। लुसिंगटन के टाइम पीरियड की सबसे महत्वपूर्ण जो घटना है वह है हरिद्वार से गंग नहर का निर्माण। तो ध्यान रखेंगे, इस नहर का निर्माण कार्य कब हुआ था, 1842 में। और 1854 में जाके ये नहर पूर्ण हुई। तो ऐसी क्या जरूरत पड़ी अंग्रेजों को कि इतने लंबे समय तक इन्हें नहर बनानी पड़ गई। सब कुछ बढ़िया तो चल रहा था यार, एकदम से क्या मन में आया कि हमें गंगा से नहर निकालनी है, गंगा नदी से, हरिद्वार में जो गंगा नदी बह रही है उससे हमें एक नहर निकालनी है। क्या अंग्रेजों के दिमाग में ऐसा आया कि 12 साल तक वो इस नहर के निर्माण कार्य में लगे रहे। तो थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाना होगा, चलेंगे हम 1838 में। 1838 में क्या होता है, पूरे उत्तर भारत में एक अकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, पूरी कृषि ठप हो जाती है, ठीक है। और अकाल की स्थिति से जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, या ब्रिटिश सरकार कह लीजिए आप, इनका लगभग करोड़ों पैसा खर्च हो गया था राहत कार्यों में। अब देखो यार, ये हमारे देश में थे उस समय, हम इनके गुलाम थे, लेकिन हमारे लिए काम भी तो करेंगे ये, ठीक है। मान लीजिए पूरे मर रहे हैं लोग, तो क्या करेंगे, राहत कार्य में भी पैसा लगाना ही होगा यार, ठीक है। हम गुलाम जरूर थे, लेकिन सुधार या राहत वाले काम तो करते ही थे ब्रिटिश। तो उन्होंने क्या किया, जैसे ही अकाल की स्थिति हुई, लगभग 1 से 2 करोड़ रुपए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के राहत कार्यों में ही खर्च हो गए। तो उन्होंने सोचा कुछ ऐसा किया जाए जिससे अकाल की स्थिति में हम क्या हो सके, बच सकें। फिर एक व्यक्ति का नाम निकल के आता है आगे,
काटले, ठीक है, ध्यान रखेंगे आज इसी पर चर्चा होने वाली है और काफ़ी महत्वपूर्ण नाम है उत्तराखंड के इतिहास में। तो प्रोबी काटले ने क्या किया, एक पत्र भेजा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को और कहा कि मेरे पास एक आइडिया है कि हम क्या करते हैं, गंगा नदी से एक नहर निकालते हैं, ठीक है, गंगा नदी से एक नहर निकालते हैं। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश सरकार ने पहले तो मना कर दिया। उन्होंने सोचा यार बहुत ज़्यादा खर्चा आ जाएगा और 12 साल तक अगर नहर बनती रहेगी तो लगाओ इसमें कितना पैसा लग जाएगा। तो ब्रिटिश सरकार ने मना कर दिया कि इसमें पैसा भी बहुत ज़्यादा लग सकता है और साथ ही साथ मलेरिया का प्रकोप भी फैल सकता है, ठीक है। नहर बनाते समय हो सकता है नदी के जो किनारे वाले हिस्से हैं वहाँ पर मलेरिया फैल जाए और पूरे भारत में ऐसा ना हो कि मलेरिया फैल जाए। अकाल की स्थिति तो बनी हुई है और ऐसा ना हो कि मलेरिया भी फैलने लग जाए। लेकिन प्रोबी काटले ने विश्वास दिलाया और उसके बाद ब्रिटिश सरकार मान भी गई, चलिए ठीक है अब नहर बना देंगे। लेकिन दूसरी दिक्कत क्या थी, धार्मिक आस्था। हिंदू धर्म के लोगों की गंगा नदी के प्रति गहरी आस्था थी और वो नहीं चाहते थे कि गंगा नदी का पानी रोका जाए, ठीक है। जब नहर बनानी होगी तो पानी भी थोड़ा रोकना होगा, नदी के साथ थोड़ा छेड़छाड़ भी होगी। तो यहाँ पर हिंदू धर्म के लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया कि गंगा नहर यहाँ पर नहीं बनाई जाएगी, गंगा नदी से कोई भी नहर नहीं बनाई जाएगी। लेकिन प्रोबी काटले ने, ठीक है, हिंदू धर्म के लोगों को भी मना लिया और कहा कि जब ये नहर बन जाएगी ना तो मैं क्या करूँगा, इसके किनारे जो घाट हैं स्नान करने के लिए बने हुए हैं उनकी अच्छे से मरम्मत करवाऊँगा उन स्नान घाटों की। और साथ ही साथ जब हम इस नहर का निर्माण कार्य शुरू करेंगे तो हम किससे शुरू करेंगे, गणेश वंदना से। तो हम क्या करेंगे, गणेश वंदना करेंगे पहले और फिर इस नहर का निर्माण कार्य शुरू करेंगे। तो हरिद्वार में तो भैया क्या कर लिया इसने, प्रोबी काटले ने मना लिया हिंदू धर्म के लोगों को, ब्रिटिश सरकार को भी मना लिया, ठीक है। अब इस नहर के निर्माण कार्य के दौरान एक महत्वपूर्ण घटना हुई थी, वो हुई थी ट्रेन, ठीक है। तो 22 दिसंबर 1851 पूरे भारतवर्ष में पहली बार ट्रेन चलाई गई थी। हमने इतिहास में पढ़ा है कि पहली ट्रेन कब चली थी, 1853 में चली थी, ठीक है। कब चली थी, 1853 में चली थी और कहाँ चली थी, बम्बई से ठाणे के बीच। और इस समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी। लेकिन उससे ठीक 2 साल पहले ही उत्तराखंड में ट्रेन चल चुकी थी, लेकिन हम इसको 1853 ही उत्तर मानते हैं क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र में उपयोग नहीं हुआ था इस ट्रेन का, इतने बड़े स्तर पर उपयोग नहीं हुआ था, इसलिए हम पहली ट्रेन किसको मानते हैं, बम्बई से ठाणे को ही मानते हैं। लेकिन हो सकता है एग्जाम में प्रश्न इस प्रकार से बन जाए कि उत्तराखंड में पहली बार ट्रेन कब चलाई गई, तो 1853, ध्यान रखेंगे 22 दिसंबर 1851 को ट्रेन चलाई गई। और कहाँ चलाई गई, रुड़की से पिराने कलियर के बीच में, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे रुड़की से पिराने कलियर के बीच में ट्रेन चलाई गई। और किसके प्रयासों से चलाई गई, प्रोबी काटले के प्रयासों से चलाई गई। तो ध्यान रखेंगे प्रोबी काटले के प्रयासों से 22 दिसंबर 1851 को ट्रेन चलाई गई थी पिराने कलियर से रुड़की के बीच में। लेकिन पहली ट्रेन जो हम मानेंगे वो 1853 ही मानेंगे, ठीक है। और इस ट्रेन का जो उपयोग हुआ था वो सामान मलबे की ढुलाई के लिए किया गया था। थोड़ा सा देख लेते हैं इस ट्रेन की शक्ल, देख लेते हैं थोड़ा कैसा था इसका इंजन। देखो ये वो जगह है जहाँ पर ट्रेन चलाई गई थी, लेकिन अब यहाँ पर कोई ऐसी पटरियाँ मौजूद नहीं है, बस अब यहाँ पे तो गाड़ियाँ चलती है। देखिए देश में पहली बार रेल के सफ़र की शुरुआत 16 अप्रैल 1853 से मानी जाती है, जब मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। लेकिन हकीकत यह है कि भारत में रेल का इतिहास इससे पहले 22 दिसंबर 1851 को ही लिखा जा चुका था। तब रेल ने रुड़की से पिराने कलियर तक करीब 5 किलोमीटर की दूरी तय की थी। अंग्रेजों ने भारत में जिस रेलवे ट्रैक पर सबसे पहले रेल चलाई थी, वहाँ आज रेल तो दूर पटरियों का भी वजूद मिट गया है। ट्रेन की जगह उस ट्रैक पर अब गाड़ियाँ दौड़ती नज़र आती। तो ये है वो रेलवे ट्रैक जहाँ पर आपको अब देखिए गाड़ी दौड़ती हुई नज़र आ रही है। और ये है वो इंजन है ट्रेन का, ठीक है। थोड़ा सा देख लेते हैं, ये देखिए इस इंजन का नाम है जेनी लैंड या जेनी लीड है, जेनी लीड, ठीक है। भारतीय रेल के 150 वर्ष पूरे होने पे 2003 में, ठीक है, 2003 में क्या हुआ, जेनी लीड का जो इंजन का मॉडल है ना, ये रुड़की रेलवे स्टेशन पर स्थापित किया गया था ताकि लोग उत्तराखंड के इतिहास से रूबरू भी हो सकें। आप रुड़की में रहते हैं तो एक बार देखना यार, वहाँ पे जाना, ज़रा मुझे भी बताना कि क्या ये इंजन वहाँ पर मौजूद है, ठीक है। और इस इंजन का जो नाम था पहले वो उत्तर पश्चिमी प्रांत के लेफ्टिनेंट गवर्नर थॉमसन के नाम पर हुआ था, लेकिन बाद में इसका जो नाम बदलकर स्वीडन की एक गायिका थी जेनी लीड के नाम पर लिख दिया गया। और ये देखिए इसमें लिखा भी है जेनी, देखो जेनी
लीड। ठीक है, तो ये एग्जाम में नहीं आएगा, ये आपकी जानकारी के लिए केवल हमें पता होना चाहिए कि उत्तराखंड के इतिहास में क्या क्या हुआ था। ठीक है, तो रुड़की वाले जो लोग हैं वो मुझे ज़रा मैसेज कर दें अगर ऐसा कुछ वहाँ पर है। ठीक है, तो हम कहाँ पे थे, थोड़ा सा 1 मिनट रुकिए। हाँ, तो हम यहाँ पे थे लुसिंगटन में। ठीक है, तो लुसिंगटन के टाइम पीरियड में क्या हुआ, गंग नहर का निर्माण हुआ। तो ध्यान रखेंगे ये काफ़ी महत्वपूर्ण घटना है। ठीक है, तो थोड़ा सा देख लेते हैं, इसे लिख लेते हैं। 30 नवंबर 1838 को जॉर्ज टॉमस लुसिंगटन की नियुक्ति की गई। तो 30 नवंबर 1838 ऊपरी गंगा नहर का निर्माण कार्य शुरू हुआ लुसिंगटन के समय, और इस नहर का निर्माण कार्य 1842 से 1854 तक चला। तो कुल मिला के नहर कितने सालों में बनी, 12 सालों में। डायरेक्ट प्रश्न भी बन सकता है कि ऊपरी गंगा नहर का निर्माण कितने वर्षों में पूर्ण हुआ, तो 12 साल में। इस समय जब नहर का निर्माण कार्य शुरू हुआ, इस समय कौन है कमिश्नर, लुसिंगटन, ये ध्यान रखेंगे। और जब नहर का निर्माण कार्य पूरा हुआ तो उस समय कमिश्नर कौन है, जॉन हैलिट बेटन। ठीक है, 1854 में जॉन हैलिट बेटन, पढ़ेंगे हम आगे। और इस समय भारत का गवर्नर जनरल है लॉर्ड डलहौजी, और इन्होंने ही इस ऊपरी गंगा नहर का क्या किया था, उद्घाटन किया था 8 अप्रैल 1854 को। तो ध्यान रखेंगे लॉर्ड डलहौजी ने 8 अप्रैल 1854 को इस नहर का उद्घाटन किया था। इस नहर को हरिद्वार के समीप गंगा के दाहिने छोर से निकाला गया है, जो कि कानपुर तक आई हुई है। ठीक है, गंगा नहर को अस्तित्व में लाने का श्रेय प्रोबी कार्टले को जाता है, जिन्हें राजेंद्र प्रसाद बलोदी ने आधुनिक भगीरथ कहा है। तो ठीक है, आधुनिक भगीरथ की संज्ञा दी है प्रोबी कार्टले को या प्रोबी कार्टली को। 1983 में इस गंग नहर का आधुनिकीकरण कार्य शुरू हुआ। ठीक है, तो आधुनिक रूप प्रदान किया जाना शुरू हुआ कब, 1983 से। ध्यान रखेंगे 1983 लिखा हुआ है। 22 दिसंबर 1851 को नहर के निर्माण के दौरान ही भारत में पहली बार रुड़की से पिराने कलियर के बीच ट्रेन चलाई गई। तो ध्यान रखेंगे कब चलाई गई पहली ट्रेन, रुड़की से पिलाने कलियर के बीच 22 दिसंबर 1851। अब एक इतिहासकार हैं रॉबर्ट हचिसन। ठीक है, क्या नाम है, रॉबर्ट हचिसन। तो इन्होंने 2 बुक लिखी है। ठीक है, तो दोनों बुक कौन सी है थोड़ा देख लेते हैं। एक बुक है राजा ऑफ हर्सिल, ये बुक लिखी है फ्रेडरिक ई विल्सन पर। ठीक है, फ्रेडरिक ई विल्सन पर। और दूसरी बुक है गार्डन ऑफ फूल्स, और ये बुक लिखी गई है प्रोबी कार्टली पर, जिसके बारे में हम आज बार बार चर्चा कर रहे हैं। तो थोड़ा पहले ये देखते हैं राजा ऑफ हर्सिल के किस पे लिखी है, फ्रेडरिक ई विल्सन पर। ये विल्सन कौन थे, विल्सन अंग्रेजी सेना में एक सिपाही हुआ करता था, लेकिन वो क्या किया उसने, बाद में सब कुछ छोड़ के वो भागीरथी घाटी में बस गया था। तो भागीरथी घाटी में बसने वाला पहला अंग्रेज भी था विल्सन। इसके बाद वो आ गया कहाँ, हर्सिल। और हर्सिल नामक जगह कहाँ पड़ती है, उत्तरकाशी में पड़ती है। उत्तरकाशी में उसने क्या किया, हर्सिल में सेब लगाने शुरू किए और सेब के बहुत सारे बगीचे लगा दिए। धीरे धीरे वो लोगों के साथ गढ़वाली भाषा में भी बोलने लग गया। ठीक है, तो जो यहाँ के लोग थे, हर्सिल के लोग थे, वो इस विल्सन को पहाड़ी बोलने लग गए। ठीक है, पहाड़ी राजा कहने लग गए। ठीक है, तो पहाड़ी राजा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो पहाड़ी राजा के नाम से विल्सन को जाना जाता है। और इस पहाड़ी राजा भाई ने क्या किया, पहाड़ में ही अपनी एक रानी ढूंढ ली और गुलाबो देवी से ही शादी करके सेटल हो गया। ठीक है, तो हर्सिल के सेब उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा फेमस है। ध्यान रखेंगे हर्सिल के सेब, और उत्तरकाशी जनपद में सेब सबसे ज़्यादा होते हैं उत्तराखंड में। तो हर्सिल के सेब ठीक है बहुत फेमस है। और एक वहाँ पे हर्सिल की जो सेब है, एक प्रजाति विल्सन के नाम से ही है, सेब की एक प्रजाति। तो इतना फेमस था ये विल्सन यहाँ पर। तो रॉबर्ट हचिसन ने क्या किया, इस पर एक बुक लिख दी, और उस बुक का नाम था राजा ऑफ हर्सिल, क्योंकि यहाँ के लोग इसे राजा कहने लग गए थे। दूसरी बुक है गार्डन ऑफ फूल्स, जो कि प्रोबी कार्टली पर लिखी है रॉबर्ट हचिसन ने, और ये भी महत्वपूर्ण हो सकता है। ठीक है, तो गार्डन ऑफ फूल्स बुक किसकी है, रॉबर्ट हचिसन की। किस पर लिखी गई है, प्रोबी कार्टली पर। रॉबर्ट हचिसन ने बताया है, पूरे संघर्ष की दास्तां बयां की है प्रोबी कार्टली की, कि किस प्रकार इन्होंने 12 साल तक इस नहर को अपना समय दिया। पहले तो ब्रिटिश सरकार नहीं मानी, ठीक है, उसके बाद हिंदू धर्म के लोगों को मनाया, और यहाँ तक कि इनकी पत्नी ने इनको छोड़ दिया था जब ये इस नहर का निर्माण कार्य कर रहे थे, लेकिन ये फिर भी नहीं हटे। ठीक है, और ब्रिटिश सरकार ने पहले तो इन्हें पैसा नहीं दिया, और जब नहर बन गई तो इनको नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया। तो भारतीयों के प्रति भी इनका काफ़ी लगाव बताया जाता प्रोबी कार्टली का। और भारतीयों के प्रति इनकी जो दीवानगी थी वो इनकी पत्नी से छुपी नहीं थी, और पत्नी ने क्या किया, इनको छोड़ दिया फिर बाद में। तो पूरी जो संघर्ष की दास्तां है वो बताई है रॉबर्ट हचिसन ने इस पुस्तक में। तो ध्यान रखेंगे इस पुस्तक के बारे में आप। ठीक है,
और फैक्ट देख लेते हैं लूसिंगटन से काफ़ी। लूसिंगटन के कार्यकाल में ही क्या हुआ था, नैनीताल का नगरीकरण प्रारंभ हुआ था। डायरेक्ट प्रश्न बन सकता है कि लूसिंगटन किस कमिश्नर के कार्यकाल में नैनीताल का नगरीकरण प्रारंभ हुआ, अर्थात यहाँ पर बस्तियाँ बनने लग गई, मकान बनने लग गए, तो लूसिंगटन के टाइम पीरियड में। 1842 में क्या हुआ, नैनीताल नगर पालिका गठन हेतु एक्ट 1842 पारित किया गया। ध्यान रखेंगे, नैनीताल नगर पालिका का गठन नहीं हुआ है, नगर पालिका का गठन होगा 1850 में। ठीक है, एक एक्ट आया था, उस एक्ट के तहत क्या हुआ, गठन के लिए एक पारित किया गया बस। 12 अप्रैल 1845 को नैनीताल नगर पालिका के प्रथम बाई लॉज का अनुमोदन किया गया। लॉज भी बन गया है, लेकिन अभी नैनीताल नगर पालिका का गठन नहीं हुआ है, ध्यान रखेंगे। 3 अक्टूबर 1850 को नैनीताल नगर पालिका का विधिवत रूप से गठन किया गया। और ये महत्वपूर्ण फैक्ट है कि नैनीताल नगर पालिका का गठन कब किया गया, 1850 में। इसके साथ साथ लूसिंगटन ने मेडिकल क्षेत्र में भी काफ़ी काम किए। इन फैक्टों को भी देख लेते हैं अब। ठीक है, आपको सीधे याद करने वाली चीज़ें यार ये। तो अब 1840 में क्या किया, बद्रीनाथ केदारनाथ मार्ग में यात्रियों की चिकित्सा व स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए 1840 में एक स्वदेशी चिकित्सक की नियुक्ति करी। तो प्रश्न यहाँ से किस प्रकार से बनेगा, देखो, बद्रीनाथ केदारनाथ मार्ग में यात्रियों की चिकित्सा व स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए किस कमिश्नर द्वारा स्वदेशी चिकित्सक की नियुक्ति की गई। 1840 में इस प्रश्न ऐसा ही बन सकता है, 1840 में किस कमिश्नर द्वारा बद्रीनाथ केदारनाथ में यात्रियों की चिकित्सा के लिए स्वदेशी चिकित्सक की नियुक्ति की गई, तो लूसिंगटन, ध्यान रखेंगे। तो लूसिंगटन द्वारा कब स्वदेशी चिकित्सकों की नियुक्ति की गई, तो 1840। तो प्रश्न कई प्रकार से बन सकता है। 1847 में, अक्टूबर 1847 में नैनीताल में एक असिस्टेंट सर्जन की तैनाती की गई। मार्च 1848 अल्मोड़ा में डिस्पेंसरी कमेटी यानी दवाखाना कमेटी की स्थापना कमिश्नर की अध्यक्षता में हुई। तो कमिश्नर अध्यक्ष थे यानी लूसिंगटन अध्यक्ष थे, और अल्मोड़ा में डिस्पेंसरी कमेटी की स्थापना हुई। तो ध्यान रखेंगे, लूसिंगटन के समय अल्मोड़ा में किस वर्ष लूसिंगटन के समय डिस्पेंसरी कमेटी की स्थापना हुई, मार्च 1848 में। ये मैंने आपको बता दिया है इंजन। ठीक है, और फैक्ट देख लेते हैं। तराई जिले का गठन हुआ 1842 में, सभी को पता है। ठीक है, महत्वपूर्ण फैक्ट है कि तराई जिले का गठन कब किया गया, प्रश्न आया भी है एग्जाम में कई बार। 1843 में डॉक्टर जेमिसन कुमाऊं के भ्रमण में आए थे, और 1844 में एक साल बाद इन्होंने देहरादून के पास कोलागीर में सरकारी बागान की शुरुआत कर दी। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे 43 में जेमिसन का आए कुमाऊं के भ्रमण में, और एक साल बाद 44 में इन्होंने सरकारी बागान की शुरुआत कर दी देहरादून के पास कोलागीर में। वैसे ये चाय वाले जो जितने भी प्रश्न हैं ये एक ही टॉपिक में हम क्लियर करेंगे बाद में। इससे पहले 1841 में हवाला बाग अल्मोड़ा में मेजर कार्बेट ने चाय का बगीचा लगवाया। ठीक है, तो हवाला बाग में चाय का बगीचा मेजर कार्बेट ने लगाया, और इस समय कमिश्नर हैं जॉर्ज लूसिंगटन। लूसिंगटन द्वारा 1845 में खैरना नैनीताल मार्ग का कार्य प्रारंभ किया गया। ठीक है, 1848 में फिर क्या हुआ, बागेश्वर में गोमती नदी के ऊपर पुल का निर्माण किया गया। लूसिंगटन के कार्यकाल को शांतकाल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है भैया, पता नहीं, किताबों में लिखा गया है कि इनका टाइम पीरियड शांतकाल था। क्यों था पता नहीं, काम तो बहुत सारे हो गए। लूसिंगटन की मृत्यु कहाँ हुई, नैनीताल में। ठीक है, अब लूसिंगटन की मृत्यु हो गई। इसके बाद हम बैटन के बारे में पढ़ेंगे, हेनरी रैमजे। 2-3 कमिश्नर ही रह गए महत्वपूर्ण। ठीक है, तो अगले वीडियो में चर्चा करते हैं उस बारे में।